हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिज़िक्स क्लासेस विद तृप्ति मैम। बेटा आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखे, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। आपके 11th के चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, एंड क्लास 12th का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आएगा, तो जितना जल्दी हो सके मैं सिलेबस को कंप्लीट करवाने की भी कोशिश करूँगी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए टाइम पे, बट आपको कॉन्सेप्ट भी सभी क्लियर हो जाए। ओके, अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। हमने लास्ट इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन में तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है या ऊपर या नीचे। ठीक है, मतलब इसकी पर्टिकुलर जो स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है वो इतनी ही है। ओके, बट आप सोचिए कि अगर आपने एक बॉल को थ्रो किया है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, या एक फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल किस डायरेक्शन में जाती है। एक बर्ड जब फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो उसकी क्या डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है? सोचिए, नहीं है। ओके, नहीं है बेटा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हमने लिए हैं, अभी हम बात की है जो एग्जाम्पल्स की, उन सभी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो मोशन कर रहे हैं, दो डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। वो आगे भी बढ़ रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी जा रहे हैं और ऊपर साइड भी जा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन। ओके, मोशन इन अ प्लेन में जैसे अगर आप एक बॉल को थ्रो करते, ठीक है, तो जो उसका पाथ है वो इस तरह से होगा, ऐसे ऊपर जाएगा और आगे आगे बढ़ के और इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट मोशन इन अ प्लेन में जब दो डायरेक्शन आ जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में फिर कन्फ्यूजन होता है, तो हमने उसे सिंपल करने के लिए वेक्टर यूज़ किया। तो वेक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं आगे, तो हम पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी जो मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, बॉल इस तरह से, कैसे, जो बॉल का शेप रहता है, यहाँ से अगर मैंने बॉल थ्रो किया तो ऐसे जाती, ये जो शेप है, ठीक है, ये पैराबोलिक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है सर्कुलर मोशन, ये भी एग्जाम्पल हैं किसके, मोशन इन प्लेन के। ठीक है, मतलब टू डायमेंशन। मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, टू डायमेंशन में जो चीज़ें फ्लो कर रही है रन कर रही है, वो होती है मोशन इन प्लेन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब कि अगर मैं इससे यहाँ पर इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँ, तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हुआ और ये आपका जेड एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तीन एक्सिस होते हैं। अगर मैं सिर्फ सिंगल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं वन डायमेंशन की बात कर रही हूँ। अगर मैं दो को कंबाइन कर रही हूँ, या तो एक्स वाई को या वाई जेड को या फिर जेड एक्स को, ठीक है, कोई भी दो हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अगर मैं दो को कंबाइन कर रही हूँ तो मोशन कैसा होगा, 2D। ओके, एंड तीनों को कंबाइन करते हैं आप, एक्स वाई जेड, तो वो मोशन होता है 3D। ओके, एरोप्लेन, बर्ड, इन सभी के जो मोशन होते हैं बेटा वो 3D होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, अंदर और बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने वेक्टर में ये भी पढ़ा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा। उसमें अगर आप एक्स डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो हम उसे वेक्टर के लिए आई केप के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, वाई के लिए हम जे केप यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, एंड जेड के लिए हम के केप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई जे के ये क्या होते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर होते हैं, जो कि हमें एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन को शो करते हैं। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है?
ठीक है। तो पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, मतलब आप खड़े हो या कोई और अनदर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जैसे ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये एक्स वाई जेड ये तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करनी है तो हम वो कैसे करेंगे, इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर में हम सीखते हैं, ठीक है। देखो ये आपका सेंटर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं हम। अब इसकी लोकेशन हमें फाइंड करना है। तो लोकेशन, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताने के लिए जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, तो देखो बेटा ये जो पॉइंट है ये अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूँ तो ये एक्स में भी मैं आगे बढ़ने वाली हूँ और वाई में भी ऊपर भी जाने वाली हूँ, तभी ये पॉइंट पे पहुँचूंगी, ठीक है। मुझे ऐसे चलना पड़ेगा और ऊपर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों एक्सिस में मुझे मूव करना पड़ेगा, दोनों एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मुझे मूव करना पड़ेगा, तभी मैं इस पॉइंट पी तक पहुँचूंगी। तो इसके ओ पी, अगर ये ओ पी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करूँ तो पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिफाइन करते हैं और ओ पी होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमेशा लेते हैं। तो ओ पी क्या हुआ बेटा, ओ ए, आप ओ ए एक्स डायरेक्शन में जितना चले प्लस वाई डायरेक्शन में कितना चले तो ओ बी चले, इतना चले ना। ए और ये पी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इनिशियल पॉइंट से अगर कंसिडर करें तो ओ से ए चले और ओ से बी चले, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, तो ये वेक्टर हमने साइन भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब वेक्टर साइन लगाया तो यहाँ पे मैंने ये वेक्टर साइन लगाया है। अब ओ ए के लिए हम एक्स डायरेक्शन में मान लो एक्स डिस्टेंस चले, ये जो एक्स है बेटा ओनली एक्स, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ओके ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन। अगर मैं ये वेक्टर फॉर्म लिखती हूँ तो ये कंप्लीट जो है ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम ये लिख सकते हैं, क्लियर। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे केप हुआ, क्लियर, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से, क्योंकि एक्स और वाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये सिर्फ आपकी ये दो क्वांटिटीज़ बची हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और डायरेक्शन के लिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ आपका, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x। तो ये हो गया डायरेक्शन, ओके। सिमिलरली अगर आप 3 डायमेंशन के लिए बात करना चाहते हैं x y और ऐड हो जाएगा आपका z, क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं पोजीशन वेक्टर बतानी, मान लो कि पोजीशन वेक्टर बतानी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये x की जो पोजीशन है ये क्या है बेटा 4i केप, ठीक है, और y की पोजीशन है वो 3j केप। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x एक्सिस में लूँ, ठीक है, तो ये 0, ठीक है, ये 1 2 3 एंड 4, और y एक्सिस में 1 2 और 3। इसका मतलब कि इसकी जो लोकेशन है 4 x एक्सिस के लिए और 3 y एक्सिस के लिए, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन क्या है यहाँ पर है, ठीक है। ये x के लिए 4 और y के लिए, ये y एक्सिस के लिए 3, ठीक है। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, ठीक है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे कितना हो जाएगा 4i केप प्लस 3j केप। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है तो हमने इसे कंबाइन कर लिया, ओके। क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो दो चीज़ें आएंगी, दो एक्सेस आएंगी, ठीक है, या तो आई जे आएगा या फिर जे के आएगा, दो एक्सेस आना ही है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो देखो जब हमारा पॉइंट ए पे था तब उसकी इनिशियल पोजीशन, जो पोजीशन वेक्टर है वो हम मान लेते हैं r1, यही x और y एक्सिस में, ठीक है। इनिशियल पोजीशन इनिशियली हमारा यहाँ पर था ना ए पॉइंट, ठीक है। अब क्या किया उसने, उसकी पोजीशन चेंज कर लिया, थोड़ा सा वो आगे बढ़ गया, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर a से वो आगे बढ़ के b पॉइंट पे चला गया, ठीक है। अब a के लिए जो लोकेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो हम पोजीशन वेक्टर r1 ले लेते हैं, और b के लिए जो आपका फाइनल पॉइंट है उसके लिए हम r2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा है कि OB जो है वो बड़ा है और OA ये छोटा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर
ओ ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा R1 और ओ बी के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2, ठीक है। तो R1 को आप x1 ले सकते हैं, x एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो x1 और y एक्सिस में डिस्टेंस y1। तो R1 के लिए x1 i के प्लस y1 j के और R2 के लिए x2 i के प्लस y2 j के, ठीक है। अब देखो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो फाइनल डिस्टेंस है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ये निकलेगा, ठीक है। डेल आर इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को डेल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल आर इज इक्वल टू डेल एक्स, x2 माइनस x1 को हम डेल x, ठीक है, जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 का, और y2 माइनस y1 का डेल y। तो ये आपका यह आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसे वेक्टर एडिशन से भी समझ सकते हैं। वेक्टर एडिशन में आपने सीखा है कि यहाँ से जो वेक्टर है, जैसे देखो यहाँ टेल, ये टेल टू टेल कनेक्ट है तो R1 प्लस डेल आर, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, R1, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगुलर लॉ से हमने ये सीखा था, ठीक है। ये दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, तो R2, ठीक। तो यहाँ से अगर आप डेल आर को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। तो फाइनल माइनस इनिशियल से भी समझ सकते हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर से भी समझ सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये होगा जो हमने लास्ट में पढ़ा था वैसे ही होगा, और जो एंगल होगा, डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के लिए डेल वाई और बेस के लिए डेल एक्स होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है करते हैं, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन है ये मान लेते हैं एक्स R1 जो पोजीशन वेक्टर है 3,4, इसका मतलब I में 3 और J में 4, ठीक है, मतलब X और Y में इतना है, तो 3 इसे आप 3i केप प्लस 4j केप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना आपको, और R2 जो सेकेंड वेक्टर है वो है आपका, मतलब सेकंड ये पॉइंट बी का जो लोकेशन है वो 6i केप प्लस 5j केप है, ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा बेटा R2 माइनस R1, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है, तो पहले तो हम वेक्टर निकाल लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया 6i केप प्लस 5j केप, ठीक है, माइनस 3i केप प्लस 4j केप, ठीक है। माइनस का साइन जो है मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस 4j केप, तो 6i केप प्लस 5j केप माइनस 3i केप माइनस 4j केप, ठीक है। तो 6 में से 3 गया तो ये 3i केप हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो प्लस 1, ठीक है, j केप। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह से आपको निकालना होगा, अंडर रूट आई केप के मल्टीपल में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और जे केप के मल्टीपल में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, मीन्स अंडर रूट 10 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ पर डेल आर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, वो आया आपका 10, ठीक है, अंडर रूट 10, सॉरी, ठीक है, ये अंडर रूट 10। और डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर इसके मल्टीपल में 1 है तो 1, और यहाँ पे 3 तो 1/3। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan इनवर्स 1/3 होगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो और डायरेक्शन, क्लियर, इतना डायरेक्शन पे होगा, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे।